सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नसीम कुमार निशांत, बिहार का सबसे युवा एसडीएम आपके बीच। मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। फिर हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज़ शुरू किया जाए। जब तक प्रीलिम्स ना हो जाए तो उससे पहले हम लोग सारा ही कवर कर लें। लगभग सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करवा देंगे किसी तरह से, ऑलमोस्ट फ्री, सब कुछ फ्री, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही फ्री है आपके लिए। वैसे हम लोगों ने टॉप 10 बैच जो स्टार्ट किया है, उस बैच में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन उसका स्टार्ट हो चुका है। 25 अक्टूबर या फिर मे भी 31 अक्टूबर तक उसका रजिस्ट्रेशन हो, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो में डाल दिया जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो हम लोग आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी ऑफ बिहार से स्टार्ट करना है हम लोगों को, पूरा ज्योग्राफी ऑफ बिहार से। लेट्स मुझे लग रहा है कि राइटिंग आप लोगों को क्लियर होगी। थोड़ा बहुत अगर नहीं दिख रहा होगा तो चलेगा, उतना मैं बोल रहा हूँ तो उस बात को भी समझते रहिएगा। और आप लोग नोट लेकर के, मतलब नोट्स लेकर के, नोट्स में आपको नोट डाउन करते रहना है, कॉपी रख लेना, ताकि ये क्लियरली आपको सब कुछ याद रहे। क्योंकि मैं वही बात बताने जा रहा हूँ जो बेसिक है सबसे पहले तो, और बेसिक के बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आएंगे और जिससे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले ज्योग्राफी का आप ये समझिए कि थंब रूल टाइप है कि आपको पहले यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, क्या क्रस्ट बना, कैसे क्रस्ट बना, उसके बारे में हम लोग डिटेलिंग समझेंगे। बेसिक है, उसको समझने का ये फ़ायदा है कि बाद में जो भी कंसेप्ट आएंगे वो आसान हो जाएगा। जैसे कि रिवर्स पढ़ना आसान हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कुछ रिलेशन पढ़ना आसान हो जाएगा, हर चीज़ लगभग आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग पहले स्टार्ट कर लेंगे आपको ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट को हिंदी में आप कह सकते हैं कैसे उत्पत्ति हुई अर्थ क्रस्ट की, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। बेसिकली उसमें क्या था कि स्पेस, जो यूनिवर्स का स्पेस है, सिंगुलरिटी के बारे में है कंसेप्ट उसका। वो स्पेस आवर में पहले एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होने के बाद जिस तरह से अलग अलग जो न्यूक्लियाई टाइप के अलग अलग जो फॉर्म हुए, फिर वही आकर के आपको अर्थ बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ, अलग अलग गैलेक्सीज बनी या जो भी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या था कि हॉट गैस का नेबुला बना, इस टाइप से इसका हॉट गैस का नेबुला बना आउटर एरिया में, अर्थ के आउटर का मतलब ये रीजन है। ऐसे करके अर्थ का नेबुला बना, हॉट गैसियस नेबुला, हॉट गैसियस नेबुला। ठीक, ये जो हॉट गैसियस नेबुला बना, हॉट गैसियस नेबुला, एक मिनट मैं आपको दूसरे मार्कर से क्लियरली थोड़ा और विजुअल कर दूं इसको। ये जो हॉट गैसियस नेबुला है इस टाइप से, ये मैं डॉटेड लाइन इसलिए क्रिएट किया क्योंकि ये फुल स्ट्रक्चर नहीं था, ये फुल स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन को ध्यान रखिएगा, ताकि ये हॉट गैसियस नेबुला है। ये इसके बाहर जो आउटसाइड जो अर्थ था CO2 का, जो बाद में जो गैस था, ये कार्बोनेट रॉक्स का फॉर्मेशन में बाद में ये मददगार रहा। ये कार्बोनेट के लिए हो गया। वैसे ही H2O, ये गैसियस फॉर्म में, मतलब वेपर, वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर, ये वाटर वेपर, ये हो गया, ये वाटर वेपर हुआ। वैसे ही SO2, वैसे ही N2, नाइट्रोजन, ये अलग अलग जो गैस है जो आउटसाइड ऑफ द अर्थ थे, वो हॉट गैसियस नेबुला के कॉन्स्टिट्यूएंट थे। सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंट होकर के आपको इस तरह का एक फॉर्मेशन हुआ, हॉट गैसियस नेबुला। ऐसा आप मतलब हिंदी में आप इसको गर्म कुछ गैसीय मतलब नेबुला कह सकते हैं आप इसको। तो ये बना। उसके बाद क्या हुआ कि इसका कूलिंग शुरू हुआ, मतलब ये हॉट है, उसके बाद इसका कूलिंग शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को गर्म है, अगर आप छोड़ देते हैं नॉर्मली इन्वायरमेंट में, तो वो कूलिंग शुरू होता है। कूलिंग शुरू हुआ, और ये कूलिंग आप देखिए कि ये ग्रेजुअल कूलिंग हुआ, कूलिंग भी ग्रेजुअल हुआ। ग्रेजुअल मतलब कि धीरे धीरे हुआ। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, या जो भी चीज़ देख रहे हैं, वो बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत बड़ा प्रोसेस है। मतलब बड़ा है
तो स्लो भी है इसलिए बड़ा भी हुआ, और ये बड़ा प्रोसेस है। ऐसे देखें आप, ये ग्रेजुअल कूलिंग शुरू हुआ, ग्रेजुअल कूलिंग। आप देखिए कि जब ये शुरू होगा ग्रेजुअल कूलिंग, तो जो गैसियस मटेरियल है, गैसियस जो होगा वो सॉलिड स्टेट में आएंगे धीरे धीरे। तो कॉमन सेंस है, ये तो आप समझते होंगे। अब ये ग्रेजुअल कूलिंग से सॉलिड स्टेट की तरफ आ रहा है, ठीक। सॉलिड स्टेट का मतलब है कि सॉलिड जो तीन फॉर्म होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें से अब सॉलिड की तरफ आ रहा है। अब ये सॉलिड अगर हो जाएगा तो ये जो हॉट गैसियस नेबुला हमने बनाया, आप यहाँ एक बार देखें कि ये जो हमने हॉट गैसियस नेबुला बनाया, ये हॉट गैसियस नेबुला बनाया, अब ये सॉलिडिफाई अगर हो जाएगा तो ये कैसे आपको एक अर्थ क्रस्ट जो होगा उसका फॉर्मेशन लेगा। ये अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन लिया, अर्थ क्रस्ट। अब चूंकि ये शुरुआती अर्थ क्रस्ट था, यानी कि बेसिक अर्थ क्रस्ट था, इसलिए इसका नाम प्रिमिटिव अर्थ क्रस्ट, प्रिमिटिव अर्थ क्रस्ट इसको कहें, इसका नाम रखा गया अर्थ क्रस्ट, प्रिमिटिव अर्थ क्रस्ट। ये शुरुआती अर्थ क्रस्ट है। अब इसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा था, इससे जो कुछ गैस जो अंदर में हो रहे थे, मतलब जो आपको अलग अलग जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे, उनका जब गर्म होने की वजह से और वो बहुत सारा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो जो पिघल रहा था, उससे जो उसके अंदर गैस क्या जो भी फॉर्मेशन होता, डी गैसिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। ये सब एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ ताकि जब भी आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो आपको ये आसान लगेगा। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डी गैसिंग कैसे ये हो रहा था। डी गैसिंग होने की वजह से और उसके बाद ये कूलिंग हो रहा था, उससे जो सॉलिड स्टेट बना, प्रिमिटिव अर्थ क्रस्ट बना। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ऑलमोस्ट क्लियर है मेरे ख्याल से। अब अर्थ क्रस्ट बना तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर लूँ, आप लोग एक बार इसको मतलब नोट डाउन कर लें अगर कुछ इशू हो रहा है तो। आप वीडियो को चाहे तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो प्रिमिटिव क्रस्ट अर्थ क्रस्ट बन गया है, अब इसके अंदर की प्रक्रिया हम लोग जाने, कैसे इसके अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये अर्थ का, अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर है अंदर में, अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसे कि आप कोर, मेंटल और क्रस्ट जो होता है, ये तीन अलग अलग जो लेयर्स बने हैं, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि कॉमन सेंस से उसको सोचिएगा तो आसान से समझ में आ जाएगा। डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से हुआ है। डेंसिटी डिफरेंशिएशन ये क्या होता है? अब इसको देखिए, डेंसिटी डिफरेंशिएशन क्या है कि डेंसिटी आप समझ रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम, सिंपल, कि जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, उसके हिसाब से डेंसिटी चेंज होगा, वो वेरी करेगा। डिफरेंशिएशन सिंपल शब्द है, इसका मतलब होता है कि ये कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो डेंसिटी डिफरेंशिएशन, अगर किसी का डेंसिटी ज़्यादा है, मान लीजिए कहीं पे मास ज़्यादा है तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गई, किसी चीज़ का कम है तो अलग अलग जो प्रेशर बन रहा है, वहाँ पे प्रेशर जो बन रहा है अर्थ पे, अर्थ क्रस्ट पे, उसकी वजह से अलग अलग जो लेयर बनेंगे वो अब अलग अलग लेयर फॉर्म कर देंगे। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा, कॉमन सेंस, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ही कर करके अर्थ के अंदर जो जितने भी मटेरियल्स हैं वो सेटल हो गए, कि कुछ ऊपर रह गया, कुछ नीचे चला गया, वो सबसे नीचे चला गया वो कोर हो गया, जो सबसे ऊपर रह गया वो क्रस्ट है, और बीच में है सो माउंटेन मैग्मा है। ऐसे ऐसे करके है, तो ये कोर हो गया, ये मैग्मा है, और ये आपको क्रस्ट है। ऐसे कर करके मान लीजिए ये तीन चीज़ बन गए, कोर, मैग्मा एंड क्रस्ट। ठीक, ये तीन बन गए। अब देखिए कि यहाँ से जिस तरह से कोर के अंदर से या फिर कोर के पास से ये जो जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर पिघलेगा तो फिर ये बाहर आना चाहेगा। अब देखिए, अब ये बाहर आना चाह रहा है, ऐसे ऐसे करके, यहाँ से भी आना चाहेगा, हर तरफ से आना चाहेगा, अलग अलग जगह से। वैसे ही यहाँ से भी आना चाहेगा, अलग अलग जगह से, हर तरफ से आना चाहेगा।
अब ये आना चाह रहा है, ये क्रस्ट है, और ये क्रस्ट कौन सा क्रस्ट था? प्रिमिटिव क्रस्ट। अभी मैंने बताया प्रिमिटिव क्रस्ट। अब प्रिमिटिव क्रस्ट को ये जो मोल्टेन मैग्मा जा रहा है, ये आपको यहाँ पे आकर के इसको तोड़ने का प्रयास करेगा। कैसे तोड़ने का प्रयास करेगा? पहले यहाँ पे डैम्पन करेगा, मतलब उसको है ना कमज़ोर करेगा। सबसे पहले कमज़ोर करेगा, धीरे 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 उसको तोड़ देगा। अब ये पहले तो आप हमसे सवाल ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हुआ, ये कंडक्शन के थ्रू क्यों नहीं हुआ, रेडिएशन के थ्रू क्यों नहीं हुआ, ये कन्वेक्शन ही क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ के अंदर जो मटेरियल है, जो रॉक्स होते हैं, वो आपको हीट ट्रांसफर में मदद नहीं करता है। ये बात जान लीजिए। उसकी वजह से कंडक्शन नहीं होगा और न ही रेडिएशन होगा, और यहाँ पे कन्वेक्शन होगा। मोल्टेन फॉर्म में हीट नहीं, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक, मटेरियल के साथ पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर, ये मटेरियल भी जा रहा है और साथ में एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, हीट भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसकी वजह से ये यहाँ आ रहा है। अब इसको डैम्पेन किया, मतलब कमज़ोर किया। कमज़ोर करने के बाद इसको तोड़ेगा, तोड़ दिया। ठीक, अब ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल के ऐसे जाएगा, ये इधर से भी बाहर निकल कर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आप समझ रहे हो हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? ये बाहर निकल करके ऐसे आया, फिर यहाँ से भी ये टूट रहा था, ये बाहर निकल कर ऐसे आया, ये फाइनली यहाँ आएगा, दोनों यहाँ मिलेगा। इधर से भी ये टूट करके गया, इधर से ये टूट करके गया, और ये दोनों यहाँ मिला। यहाँ पे पहले क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ? इस केस में अलग हुआ, इस केस में अलग हो गया। ये यहाँ पे क्या हुआ? दोनों आकर के जुड़ गए। ठीक, ये हो रहा है। अब देखिए, ये जो अलग अलग होकर के यहाँ आए, तो फिर यहाँ भी ये आएगा, तो प्रेशर की वजह से इसका जो अपना वेट होगा, उसकी वजह से ये फिर यहाँ पे डैम्पन करेगा। मतलब बाहर से अब कमजोर करके अंदर की तरफ आ रहा है। ये प्रिमिटिव क्रस्ट में ये चल रहा है गेम, ये नॉर्मल बात है। ऐसे ही कर करके यहाँ से टूटा, एक यहाँ से टूटा, ये एक प्लेट हो गया। समझ में आ गई बात? ये एक प्लेट हो गया, वैसे ही ये एक प्लेट हो गया, वैसे ही यहाँ पे एक प्लेट हो जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक का प्लेट मैं समझा रहा हूँ आपको एकदम आसानी से। ये प्लेट टेक्टोनिक का प्लेट कैसे बना होगा? पहली बार जब बना होगा तो ऐसे ही बना होगा। यहाँ से ये डिगैसिंग हुई, प्रिमिटिव क्रस्ट टूटा, ये कन्वेक्टिव, ये आप इसको है ना लिख सकते हैं कहीं पर कि ये थर्मल कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है। थर्मल कन्वेक्शन। थर्मल मतलब आप जान रहे होंगे हीट से रिलेटेड, और कन्वेक्शन का मतलब मैंने अभी बताया कि मटेरियल और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहा है। उसकी वजह से ये थर्मल कन्वेक्शन की वजह से आपको ये अलग अलग फॉर्म में उसको तोड़ा, और ये अलग अलग प्लेट्स बन गए। अब अलग अलग ये प्लेट्स बन रहे हैं। आप सोचिए, सबसे पहले शुरुआती दौर में मैंने जब बताया था, तो वाटर का जो आपको ये लेयर हर तरफ रहा होगा पहले। ठीक, उसके बाद ये टूटा और ये बना, यानी कि जो अब जो क्रस्ट बन रहा है, यानी सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, तो जो पहले जो वाटर वाला ओसनिक क्रस्ट था, अब कंटिनेंटल क्रस्ट बन रहा है। यानी कंटिनेंटल क्रस्ट मतलब कि जो सॉलिड वाले हैं, कंटिनेंटल क्रस्ट फॉर्म्स एट द रेट ऑफ मतलब स्लोअर रेट पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ ओसनिक क्रस्ट। ओसनिक क्रस्ट जो है उसके कॉस्ट पे ये बन रहा है, यानी कि उसको हटा के अब ये जो आपको ये बन रहा है, ये प्लेट, ये अलग प्लेट बन रहा है। ओसनिक क्रस्ट को हटा के ये आपको कंटिनेंटल क्रस्ट बन रहा है। ये ऐसे ऐसे करके फॉर्म हो गया। अब आप समझ गए हैं कि कैसे अर्थ बना होगा फाइनली, कैसे ओशन आया होगा, कैसे ये आया होगा, फिर इन्वायरमेंट कैसे बनी होगी। ये सारा चीज़ आपको कॉमन सेंस से आप समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। आप इसको नोट डाउन करें, इसका आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर वो आ रहा होगा। अब क्लियर पिक्चर दिया जाएगा आपको, उसके बाद मैं इरेज कर लूँगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटिग्राफी के हिसाब से जो इंडिया का फिजिकल डिवीज़न है वो 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले तो हिमालयाज, ठीक, उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हिमालयाज समझ गए, प्लेन्स मतलब मैदानी भाग। उसके बाद है आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू,
पेनिनसुलर रीजन, ये पेनिनसुलर का मतलब हुआ पठारी रीजन, ठीक। उसके बाद है आपको कोस्टल रीजन, कोस्टल प्लेन्स कह सकते हैं, कोस्टल प्लेन्स ही रहता है, या फिर उसके साथ साथ जो आइलैंड्स वगैरह हो गए, ठीक। आइलैंड्स में आपको लक्षद्वीप वगैरह जो है वो हो गया, अंडमान एंड निकोबार। ये मेन डिवीज़न है इसका। इस सारा डिवीज़न को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको बताते हैं, ये बहुत जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसिक अगर आप जानते हैं तो ये आपको ज्योग्राफी ऑफ बिहार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इंडियन ज्योग्राफी में ये बात आप समझ जाते हैं तो ज्योग्राफी का बिहार आपको थोड़ा सा समझना आसान होगा। जैसे कि रिवर वगैरह अगर हम इंडिया का पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाए अगर कि ये जो रीजन है मान लीजिए इंडिया का, और यहाँ बिहार है मान लीजिए, तो ये जो रीजन है अगर एलिवेटेड है मतलब कि ऊंचाई पे है, और ये ग्लेशियर वाला रीजन है, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो इधर की तरफ आएगा क्योंकि बिहार उससे नीचे है। तो आप समझ पाएंगे कि आसानी से कि रिवर का ओरिजिन कैसे हो रहा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, और कोई ज़रूरी नहीं है इसको, ठीक। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आपको समझा दें कि क्या है आपको हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर रीजन, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स उसी में, ठीक। चलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं बताया। जब मैं ज्योग्राफी की ऑप्शनली क्लास आप लोगों की लूँगा तब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि अभी डिटेल में जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बेसिक अगर जा रहे हैं तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उस टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से हिमालय का जनरेशन कैसे हुआ। बेसिक बात, पहले बेसिक समझते हैं कि मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक, ये एक दूसरा प्लेट है, ठीक, ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, मानना क्या है कि यही प्लेट था, ठीक, यूरेशियन है। अब ये इधर इंडियन है, जिसमें आपको उस समय ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी काउंटेड था, ठीक। अगर ये दोनों प्लेट आपस में आ रहे हैं नज़दीक, मतलब टकराने वाले हैं, ठीक, अब टकरा रहे हैं, इसके बीच का जो भी मटेरियल होगा या जो भी होगा, अब ये दो प्लेट अगर टकराएंगे तो जो लाइटर प्लेट होगा, मतलब जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा और जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक, ऐसे होगा। अब उसके बीच का जो मटेरियल होगा, उसके बीच का मान लीजिए आप लाइटर प्लेट को ऊपर नीचे हो गया, उसके बाद जो इसके आसपास जो पानी हुआ या नदियाँ बनी या कुछ भी हुआ, वो जो डिपॉजिट्स ला करके जमा करेगा, वो डिपॉजिट जब ऊपर होगा या फिर दो प्लेट टकरा रहे हैं तब जो फोल्डिंग होगा, एकदम बेसिक बता रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल। बाद में इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे जब ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, तब समझिएगा अच्छे से। लेकिन अभी मान लीजिए कि ऐसे जो दो प्लेट, ये कॉमन सेंस है कि दो चीज़ अगर टकरा रही है तो फोल्ड होगा, ठीक, या फिर टूट जाएगा, दो में से कोई बात होगी, या फिर कोई नीचे चला जाएगा एक दूसरे के। ओसनिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट है तो इस तरह से। तो अब ये फोल्ड होकर के जो माउंटेन्स बना, फोल्ड माउंटेन, यही हिमालय है, यही आपका हिमालयाज है। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाया कि हिमालयाज का कैसे फॉर्मेशन हुआ है। एक तरीका है, ठीक, एक तरीका और हो सकता है कि मान लीजिए एक प्लेट है सिंपल, और ये दूसरा प्लेट है, ये प्लेट इसके अंदर गया, ये प्लेट इसके अंदर गया, क्यों? क्योंकि ये मतलब हेवी था, या फिर आप कह सकते हैं इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, और ये आपको मतलब लाइटर था, मतलब हल्का था, ठीक है। अब ये प्लेट इसके नीचे गया। अब जो अंदर में जो कन्वेक्टिव प्रोसेस मैंने बताया, ये कन्वेक्टिव प्रोसेस चल रहा था, जो थर्मल कन्वेक्शन चल रहा था, उसकी वजह से ये जो नीचे गया है, अब इधर से जो चल रहा था इसको भी गलाएगा, ठीक है, गलाएगा। अब यहाँ पे जो, अब चूंकि प्लेट नीचे आ चुका है, पहले से सिलिका मौजूद थी, इस प्लेट का जो सिलिका है वो प्लेट को सिलिका भी अब ऊपर उठेगा इसके साथ। अब इसको गला करके फिर यहाँ पे आगे फॉर्म होगा कुछ कुछ। अब चूंकि सिलिका था, और सिलिका क्या होता है, विस्कस होता है। विस्कस का मतलब ये हुआ कि सटेगा आपस में, मतलब वो सट के काम करेगा, ठीक। अब ये विस्कस था, अब ये सिलिका उठा करके यहाँ पे एक अच्छा सा ये निर्माण करेगा माउंटेन का। यही वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी कहते हैं हिंदी में शायद उसको, ठीक। तो यही वोल्केनो होता है, ये ऐसे ही फॉर्म होता है कि मान लीजिए ऐसे कोई प्लेट दूसरे में टकराया, ऐसे गया, एक के अंदर नीचे गया, उसके नीचे का जो कन्वेक्टिव प्रोसेस चल रहा तो वो उसको नीचे से उसको फिर से गलाएगा, जैसे पिरमेटिक क्रस्ट के सेंस मैंने बताया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले वाली जो बात बता रहा हूँ वो आप देखिएगा जरूर,
क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहाँ मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, बेसिक बता करके, यहाँ कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। अब देखिए वोल्केनो का फॉर्मेशन आप समझ गए, जब भी वोल्केनो पढ़ाऊंगा जब भी, वहाँ पे आपको ईजिली समझ में आएगा कि वोल्केनो कैसे फॉर्म होता है अच्छे से। ये तो बेसिक था, बेसिक समझ गए आप। ये ऐसे करके आप वोल्केनो का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही अलग अलग जगह माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। ये माउंटेन के बारे में समझ गए आप। माउंटेन के बाद हम आपको समझाते हैं कि प्लेन कैसे बना होगा। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये कैसे बना होगा, नॉर्दर्न प्लेन, एन मतलब नॉर्दर्न प्लेन, ठीक। ये नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना होगा, अब देखिए दो, जैसे कि ये एक रीजन है और ये एक रीजन है, ये मान लीजिए माउंटेन वाला रीजन है, एम माउंटेन, ये आपको पेनिनसुलर का रीजन है, पेनिनसुला मतलब पठारी, ठीक। उसके बीच का ये स्पेस है, ठीक। दोनों तरफ से नदियाँ गई, इधर से भी गई, इधर से भी गई। ये नदियाँ, जब नदियाँ जाएगी तो मतलब अपने सिल्ट या भी ग्रेवल या जो भी चीज़ उसके पास है, मतलब डिपॉजिट्स, सेडिमेंटेशन, वो ले करके जाएगी अपना कुछ कुछ कण कण कण, यहाँ कण बैठाया। इधर से नदियाँ आई, वो अपना कण लेकर के आई, यहाँ कण हुआ, एक सेकेंड, ये कण हुआ, मतलब कि डिपॉजिट्स हुआ, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल जो भी है, ये डिपॉजिट्स हो गया, ठीक। अब देखिए ये जो डिपॉजिट्स है, यही डिपॉजिट एक्चुअली में प्लेन है, प्लेन का फॉर्मेशन यही हुआ है। ये सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। आप सोचिएगा कि मतलब जो ज्योग्राफी वाले होंगे, ज्योग्राफी के जो मतलब आपको ऑप्शनल वाले होंगे, उनको बाद में समझाऊंगा, उनको क्लियर समझ में आएगी कैसे कैसे एक्चुअली फॉर्म होता है। अलग अलग थ्योरी है इसके पीछे भी, बहुत सारा थ्योरी है, तो वो थ्योरी मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि आपको जानना नहीं है जनरल में। लेकिन ये आपको, ये जो आपको प्लेन बना, यही प्लेन है, मैदानी भाग इसको बोलते हैं, ठीक। ये मैदानी भाग है। आप सोचिए मैदानी भाग क्यों उपजाऊ ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पार्ट आया है वो नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स आया है उसकी वजह से आया है, और यहाँ पे नई नई मिट्टी आती है, नई मिट्टी मतलब एलुवियल सॉइल्स, ठीक। एलुवियल सॉइल आपको उपजाऊ भी ज़्यादा होती है। एलुवियल मतलब आपको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं शायद उसको, जलोढ़, ठीक। तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है आपको, जलोढ़, ये आपको एलुवियल सॉइल यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक। एलुवियल सॉइल में फिर आप जो भी उपजाना चाहते हैं उपजाइए और वो होगा। ये प्लेन का फॉर्मेशन ऐसे हो गया। प्लेन के बाद आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आप लोग थोड़ा इसको बना ले, जो बनाना है, इससे समझना है समझ लीजिए। अब मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा कि जो जियोमॉर्फिक फीचर्स हैं, जियोमॉर्फिक फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स के जो जियोमॉर्फिक फीचर्स है कि उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब एक सेकंड के लिए कॉमन थोड़ा सा एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। ये मान लीजिए ग्रेटर हिमालय है, फिर मिडिल है, फिर आपको ये शिवालिक वगैरह है या आउटर हिमालय है जो भी है, ठीक है। ये अलग अलग है, ठीक। उसके बाद आपको ये रीजन है। अब यहाँ से मान लीजिए ऐसे कर करके ये जो पार्ट है हिमालयाज का या फिर जो भी माउंटेन्स वगैरह है, उसके थ्रू अगर ये जो रिवर्स निकल रही है, ये रिवर्स निकल रही है, ठीक। अब रिवर्स क्या करेगी, अपने साथ साथ डिपॉजिट्स लाएगी, बड़े बड़े कंकर लाएगी, ठीक। कंकर पत्थर ऐसे ऐसे कर करके लाएगी, सैंड लाएगी, सिल्ट लाएगी, बड़े बड़े लाएगी। ये यहाँ पे भी रिवर अलग अलग से कंकर वगैरह लाएगी, पत्थर वगैरह लाएगी, ठीक है। यहाँ भी लाएगी, ठीक। पहले तो बड़ा बड़ा शुरुआत में ही जाकर के जमा हो जाएगा, अंत तक तो जाएगा नहीं, बड़ा बड़ा पत्थर जहाँ पे डेल्टा बनता है फाइनली वहाँ तक तो नहीं जाएगा, यहाँ पे आकर के जमा हुआ, ठीक। अब ये पत्थर और ज़्यादा अगर जमा होने लगे तो क्या होगा, देखते जाइए। और ज़्यादा जमा होगा तो यहाँ जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया। ये आपस में जो दूसरी जगह है उन लोगों से मिल जाए, उन चीज़ों से मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए ये पूरा का पूरा मिल गया है, ये जो अलग था ये दूसरे से मिल गया, ये इससे मिल गया। ये जो रीजन है एक फैन की तरह बनाता है, एलुवियल फैन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलुवियल फैन, एलुवियल फैंस, एलुवियल फैंस। पहले कौन सा था, फिर फैन हो गया, ठीक। अलग से ऐसे कैसे 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 बना। अब ये जो अलग अलग रीजन है, यहाँ से नदियाँ आ रही थी, यही जो इंडिया में इसको भाभर कहा जाता है, भाभर, भाभर। इसमें बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े कंकर वगैरह सब आकर के मिले रहते हैं, ये भाभर हो गया, भाभर वाला रीजन। इसके जस्ट बाद वाला रीजन जो होता है तराई, तराई रीजन होता है। अब सोचिए, अब ये भाभर की वजह से
भाबर की वजह से क्या हो रहा है कि जो नदियां हैं जो आ रही थी, ये बड़े बड़े जो पत्थर हुए, खुद ही लाई है पत्थर को नदियों ने लाया है, अब उसी के अंदर से वो पास करने लगती है। कहने का मतलब पत्थर ऊपर आ जाता है तो नदियां तो जा रही है, तो अंडर स्ट्रीम मतलब इस पत्थर के अंदर से स्ट्रीम जा रही है, नदियां जा रही है, ठीक, ये अंदर से जा रही है। और एक रीजन आता है जहां पर आकर के बाहर आ जाती है, नदियां बाहर आ जाती हैं। अब ये नदियां बाहर आ गई, ये जो बाहर आई है मतलब कंकर पत्थर के नीचे से ऐसे बाहर आई है, तो वो तराई, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं गांव की भाषा में, तराई, तर से आई मतलब नीचे से आई, उसको तराई बोलते हैं, ठीक है। वो जो रीजन है वो मार्सी होगा, मतलब कि वहाँ पे थोड़ा सा गीला गीला होगा, वहाँ पे स्वैम्पी होगा वो रीजन, क्यों, क्योंकि वो नीचे से अब ऊपर आया है, ठीक। तो ये जो भाबर वाला रीजन है, आपसे मान लीजिए कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भाबर वाला रीजन में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है क्या या फिर सबसे कम होता है क्या, तो आप क्या सोच के बोलोगे, अरे वहाँ जब पत्थर है तो वहाँ रीजन, वहाँ पे कौन सा एग्रीकल्चर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तराई वाला रीजन में क्या होगा, उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होगा, उससे नीचे आइएगा तो प्लेन वाला रीजन आएगा, उसमें और ज़्यादा होगा। ये आप समझ रहे हैं, बेसिक समझाने से क्या फ़ायदा हो रहा है आपको, क्लियरली कितना विजिबल होगा हर चीज़। तो ये चीज़ समझिए, भाभर, उसके बाद आ गया तराई रीजन, तराई, कहीं कहीं TARAI लिखा रहता है और कहीं कहीं TERAI लिखा रहता है, ठीक है। तो ये तराई रीजन, ठीक, ये तराई, भाभर, फिर तराई रीजन। अब उसके बाद आपको आता है जैसे कि मान लीजिए एक मिनट के लिए कि ये नदी है, ठीक, ये नदी है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक, ये उसका बैंक हुआ, ये बैंक हुआ, बैंक मतलब कि उसका दोनों किनारा, ठीक। अब ये किनारे पे मिट्टी जमा होगी, ठीक, यहाँ मिट्टी जमा होगी, बाढ़ आएगा तो मिट्टी यहाँ पे भी जमा होगी, दोनों तरफ जमा हो जाएगी, ऐसा देखते होंगे आप नदियों में, ठीक। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे एक मिट्टी ऐसे करके जमा होकर के ऐसे ऐसे फॉर्म कर लेगा, मिट्टी ऐसे जमा हो जाएगी, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेविस, ठीक, ये लेविस, ये मतलब ज्योग्राफिकल टर्म है, ये आपको बाद में मतलब जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे समझाऊंगा, लेकिन आप यहाँ समझे कि लेविस इसको बोलते हैं। ये नेचुरल एम्बैंकमेंट का काम करता है, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से खुद ही बना है, खुद ही जमा होकर के बन गया, ठीक, ये लेविस हो गया। अब जो आपको ये जो रीजन था, ये जो रीजन था, जो फ्लड प्लेन वाला रीजन है, वहाँ पे जो आ रहे हैं खादर, उसको बोलते हैं खादर, ठीक, ये खादर हो गया आपको। और ये जो नदी थी मतलब ऐसे करके जो नदी बनी हुई है, ऐसे जो नदी बनी हुई है, ये जो उसका वो पार्ट है, इसको ब्लफ बोलते हैं। ये कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ, बेसिक है, यहाँ जानना जरूरी नहीं है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि ये ब्लफ है, वो लेविस है, ये खादर हुआ, ठीक है, ऐसे कर करके है। अब अलग अलग आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कॉमन सेंस से, कि आप ये बताइए किस रीजन में कहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। आप अगर बेसिक समझ गए हैं तो आप इंडिया का जब सॉइल का मैप बनाएंगे, जो सॉइल में पढ़ाऊँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉइल कैसे कैसे फॉर्म हुआ, कहाँ पे कौन सा सॉइल है, कहाँ पे कौन सा सॉइल नहीं होना चाहिए, ये आपको समझ आए। ये आपको नॉर्दर्न प्लेन का मैंने बता दिया कि नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है, ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक, मान लीजिए कि ये इंडिया का सिंपल सा हमको अगर बताना है आपको कि कैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर कैसे कोस्टल प्लेन्स का कैसे क्या फॉर्म हुआ होगा और कहाँ क्या कैसे होता है। ये पेनिनसुलर रीजन है, ये जो अरावली वाला रीजन है, ये अरावली माउंटेन वाला जो रीजन है, वहाँ से लेकर के नीचे तक जो होता है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, और इधर ये, ठीक, इधर ऐसे। अब ये जो रीजन है आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू का, अब इस रीजन में अलग अलग जो माउंटेन्स है, अलग अलग जो माउंटेन रेंज है, जैसे आपको सतपुरा हो गया, उसके बाद आपको बालाघाट हो गया, ऐसे कर करके जो रीजन है, मतलब आपको जितने भी हैं वो आपको अलग अलग, ये मैं बाद में कभी बताऊंगा क्योंकि ये पढ़ना नहीं है हम लोगों को उतना ज़्यादा, लेकिन जब मैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, ये ज्योग्राफी बिहार पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको बेसिक पहले बता दे रहे हैं कि कहाँ का एलिवेशन है। जैसे कि ये जो रीजन है ये हाईली एलिवेटेड है, ये रीजन ये लो पे है, तभी नदियाँ जो है इधर से इधर की तरफ आती है, ठीक है। ये बेसिक बात है जो आप समझ सकते हैं कॉमन सेंस से। तो चूंकि नदियाँ जब इधर से इधर आ रही है तो यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन बनेगा, ये देखिए ये कोस्टल प्लेन बना, यहाँ पे नदियाँ आ रही है तो यहाँ पे डेल्टा का भी फॉर्मेशन होगा,
डेल्टा का भी फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि नदियाँ आ रही है, डिपॉजिट्स लेकर आ गई, उसके बाद बहुत सारा डिपॉजिट जमा होगा, तो फिर कहीं यहाँ जमा हो गया तो नदियाँ आप इधर से रास्ता निकाल लेगी, फिर आपको यहाँ पे फिर आकर के जमा हो गया तो नदियाँ आप इधर से रास्ता निकाल लेगी, फिर यहाँ डिपॉजिट जमा हो जाएगा तो नदियाँ इधर से रास्ता निकाल लेगी, फिर यहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा जमा है तो नदियाँ ऐसे रास्ता निकाल लेगी, फिर यहाँ जमा है तो नदियाँ ऐसे रास्ता निकाल लेगी। ये देखिए डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे हो गया, ये डेल्टा बन गया अपने आप। तो ऐसे करके डिपॉजिट्स जैसे खुद ही नदियाँ खुद ही अपना डिस्ट्रक्शन अपने रास्ते को रोकती रहती है। नदियों का यही एक स्पेशलिटी है कि वो पहले लाएगी सामान को, मतलब ये जो भी इसका मटेरियल ला रही है वो लाई और उसके बाद खुद ही वो डिस्ट्रक्ट हो गई, रुक गई तो अपने आप ही रास्ता चेंज करेगी। पानी को तो कोई रोक नहीं सकता है, वो पानी जैसे ही जहाँ जहाँ एलिवेशन होगा वहाँ जाते जाएगा, बस वही हो रहा है लास्ट समुंदर तक, क्योंकि वहाँ पे एलिवेशन सेम होता है इसलिए समुंदर पे आके रुक जाती है, पानी रुक जाता है। ठीक, तो ऐसे होता है, ये डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही अलग अलग जगह पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वोल्केनो कैसे फॉर्म होता है, यानी कि जितने भी ये जो आइलैंड्स वगैरह होते हैं वोल्केनिक रीजन होता है जो पानी के अंदर रहता है और कुछ पार्ट उसका बाहर रहता है, इसलिए वोल्केनिक रीजन होता है। वोल्केनो कैसे बनता है वो मैं बता चुका हूँ। तो वैसे ही आपको अपना लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप मतलब अंडमान निकोबार इस साइड हो गया, इधर लक्षद्वीप वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ अलग अलग जो भी है फॉर्म होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे बिहार ज्योग्राफी, तो इसको आप देख लें कि इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग बिहार के ज्योग्राफी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब पहले ये देखिए कि मैंने जो बेसिक बताया उसका कितना यूज आपको पूरा दिखेगा यहाँ पे। अब हम लोग अभी शुरू करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ बिहार। फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, फिजियोग्राफी का मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल पार्ट ज्योग्राफिकल पार्ट इसका मिक्सचर फिजियोग्राफी। ठीक, अब ये फिजियोग्राफी आपको कैसे समझ में आएगा, ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी बात कि कैसे कौन सा शेप बना है, क्यों बना है और वहीं क्यों बना है, वहाँ प्लेन क्यों है, यहाँ पे रिवर क्यों है, ये आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा अच्छे से। क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया, उसका ये फ़ायदा होगा आपको समझने में कि आपको लगेगा कि कितना आसान है। ये फीलिंग कराना मैं ज़रूरी समझ रहा था कि मान लीजिए बिहार का मैं ये शेप नहीं बना रहा पूरी तरह से, ये रेक्टेंगुलर शेप। एक्चुअली कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बिहार का शेप कैसा है, तो रेक्टेंगुलर शेप है, ये याद रखिएगा। ठीक, इधर मान लीजिए 345 किलोमीटर, ये जो नॉर्थ से साउथ, ये आपको ईस्ट से वेस्ट। ठीक, ये आपको 27 डिग्री नॉर्थ है। ठीक, ऑलमोस्ट उसके आगे फिर आपको 24 डिग्री नॉर्थ है, ये 24 डिग्री साउथ ऐसे है। ठीक, यहाँ से लेकर के ये 27 तक है, 24 डिग्री नॉर्थ से ऐसे करके 27 है, और ये आपको 88 के आसपास है, और ये आपको 83 के आसपास है। ठीक, 83 डिग्री है। ठीक, अब ये जो रीजन है और ये आपको 483 किलोमीटर है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं ये लोग कि मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, आपको नॉर्थ टू साउथ कितना है। नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट ये 483 किलोमीटर है। इससे आप समझ गए कि ये रेक्टेंगुलर शेप ऑलमोस्ट दे देता है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ और जो ब्रीथ है ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये 90 डिग्री पे लगभग होना चाहिए। तो एक लगभग लोग शेप रेक्टेंगुलर मैंने बोला, तो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब आप ये समझिए कि बिहार का जो रीजन है वो आपको 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका है ना, आपको एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये लगभग पूरे इंडिया का 2.8% है, मतलब जोग्राफिकली एरिया वाइज लगभग। ठीक, ये 2.8 के आसपास है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा बात। ठीक है, आप ये आपको बिहार है ना 13वें नंबर पे है एरिया वाइज। ठीक, ऐसे करके आप समझिए। अब ये इतना बड़ा रीजन है बिहार का, इसका अपना डिवीज़न है। जैसे मैं अभी इंडिया का डिवीज़न बता रहा था कि 4 भाग में है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, उसी के अंदर फिर आपको आइलैंड्स वगैरह। तो वैसे ही बिहार का भी अपना डिवीज़न है फिजियोग्राफी का, वो डिवीज़न मैं आपको बताऊँगा। अब ये डिवीज़न मैं आपको अगले क्लास में बढ़िया से बताऊँगा। तो यहाँ तक आप इस बात को पूरा पढ़ करके आएंगे, तभी आप अगला क्लास समझ पाएंगे। देखिए अगला वीडियो भी जल्दी आएगा, मतलब ये आते रहेगा। ये सीरीज स्टार्ट हो गया है, अब ये तभी खत्म होगा जब तक प्रीलिम्स आपका खत्म ना हो जाए बढ़िया से। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।